बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज़। मैं हूं आपके साथ मिशल बुखारी और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुलसान। नाज़रीन, साल हर साल से सियासी मुदाखलत, सियासी भर्तियाँ, फिर मुलाजमीन की फ़ौज ज़फ़र मौज, नाअहली, नाक़िस सर्विस, ये वो तमाम मसाइल हैं जो हम सालों से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में देख रहे हैं और इससे ये मनसूब है। ये तो चले मसाइल थे ही, लेकिन रही सही कसर जो है वो पूरी हो गई जब ये हालिया हादसा हुआ PIA का और उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई जिसमें एक बड़ी तादाद जो पायलट्स की है उनके लाइसेंस जाली जो है वो निकले। और इसके बरक्स अगर हम जरा थोड़ा सा माजी के झरोकों से झांकने की कोशिश करें नाज़रीन, तो ये यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये दुनिया की वही अजीम एयरलाइन थी जिसने 1960 से लेकर 1980 की दहाई तक दुनिया की फिजाओं पर राज किया है। एयर मार्शल नूर खान की सरबराही में इसी कौमी एयरलाइन यानी PIA ने दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन, जो इस वक्त बेहतरीन एयरलाइन है इस जमाने की, एमिरेट्स, उसकी जो इब्तिदा हो रही थी, जब उसका क़याम हो रहा था तो PIA से उसने मदद मांगी, उनकी ट्रेनिंग की गई। PIA का जो अमला है वो एमिरेट्स के अमले की ट्रेनिंग के लिए वहाँ गया और सिर्फ एमिरेट्स ही नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी जो एयरलाइंस हैं उनकी हम मुआवनत जो है वो करते रहे हैं। PIA के इदारे की तरफ से उनकी मुआवनत की जाती रही, इनको ट्रेनिंग्स दी जाती रही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो उरूज और जवाल की कहानी है, कहाँ वो उरूज और कहाँ ये जवाल, आखिर ये सब ये हुआ कैसे, इसका जिम्मेदार कौन है, आज हम इसी का तायन करने की कोशिश करेंगे और इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। और सोचने की बात यह है कि आखिर वो अवामिल क्या थे, वो लोग कौन थे, वो वजूहात क्या थी कि जिसकी वजह से आज हमें इस मकाम पर पहुंचना पड़ा और ये सूरत हाल देखनी पड़ी है। और इस वक्त पहले तो यूरोप ने पाबंदी लगाई PIA के ऊपर, इसको बैन किया, और अब अमेरिका ने भी PIA को बैन कर दिया। ये इंतहाई अफसोसनाक और सोचने की इस वक्त जो है सूरत हाल है। इस पे इम्तियाज साहब, मैं सबसे पहले तो चाहूंगी कि काइंडली आप जरा कमेंट कीजिए कि आखिर ये एक तो पहले खसारा इतना ज्यादा 2008 में अगर हम देखें तो 72 अरब रुपए का खसारा जो है वो बर्दाश्त कर रहा था ये इदारा, और 2017 में 360 अरब हो गया। तो ये आखिर एक पूरा सिलसिला है ना, एक तसलसल है, ये किसी एक हुकूमत ने, किसी एक शख्स ने, एक सरबराह ने तो किया नहीं। नहीं, देखिए, तो एक कमाल की एयरलाइन थी और उससे भी बाकमाल हमारे सियासी हुक्मरान थे, फौजी हुक्मरान थे जिन्होंने इस एयरलाइन को अपनी घर की जागीर के तौर पे इस्तेमाल किया। अब आप देखिए कि नवाज शरीफ साहब ने एक जूता साजी की सनत से वाबस्ता साहब को, अहमद सईद चौधरी साहब को PIA का MD लगा दिया। उन्होंने ही एक और साहब थे मुजीबुर रहमान, जो कि भाई थे सैफुर रहमान साहब के, अच्छा, उस वक्त एहतसाब ब्यूरो के वो सरबराह थे, तो उनको लगा दिया। जनरल मुशर्रफ आए, उन्होंने अपने एक और दोस्त को लगा दिया। जनरल ज़ियाउल हक उससे पहले अपने उनकी कहीं मुलाकात हुई उर्दन में एक स्टेशन मैनेजर से, तो उन्होंने उनको MD लगा दिया। तो एक इंतहाई अफसोसनाक कहानी है। का भी बड़ा इसमें मैं अभी उस पर नहीं आता। अच्छा, वो फिर लोग आपसे कहेंगे कि ये हुकूमती चैनल है और इसकी वजह से मुशाहिदुल्लाह साहब का तो ये है ना, जिक्र आ गया। नहीं, वो हकायक हम किसी और तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हैं। 4700 से ज्यादा भर्तियां हुई पिछले 10 सालों के दौरान, उससे भी शायद ज़्यादा हुई हैं। जी, तो मसला ये है कि एक ऐसी एयरलाइन जिसने 36 एयरलाइंस बैरूनी हवाई कंपनियों को के क़याम में मदद दी, 36 एयरलाइन, उसमें एमिरेट्स भी थी, उसमें एयर माल्टा भी थी, उसमें सिंगापुर एयरलाइंस भी थी, और इन तमाम एयरलाइंस की तरबियती सहूलतें भी हमने कराची में फराहम की थी PIA ने। और इसमें असगर खान साहब, एयर मार्शल असगर खान या मार्शल नूर खान साहब जैसे लोग थे जिन्होंने इसको वाकई एक बड़ी एयरलाइन बनाया। फिर उसमें एक और MD आए थे, रफ़ीक सहगल साहब थे, और ये मैं बताऊंगा आपको कि किसने हमें ये बातें बताई। अच्छा। और वो इतने मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थे कि एक मौके पे जब PIA में एक बहरान आया, मालियाती बहरान, उन्होंने 2 महीने तक अपनी जेब से तनख्वाहें दी। अच्छा। और ये वो साहब थे कि जब PIA के लिए 3 DC-10 तैयारे खरीदे गए तो इनको एक कमीशन ऑफर किया गया। अच्छा। इन्होंने कहा कि अच्छा, इतना कमीशन है, तो उन्होंने अपनी जेब से और पैसे डाल के
और कमीशन की रकम मिला के उन्होंने पीआईए के लिए चौथा जहाज खरीद लिया। अच्छा, मतलब इस किस्म के अजीम लोग थे। बजाय इसके कि अपनी जेब में वो कमीशन रख लेते, उन्होंने इदारे के ऊपर जी। और यहाँ तो पता भी नहीं चल रहा, जहाज गायब हो जाता है। आपको तो मालूम है कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में पूरा जहाज यहाँ से, पूरी एयरबस चली गई यहाँ से, किसी को पता नहीं। वो भी जब काउंट किया गया तो फिर पता चला कि वो बाहर जा चुका है जी। तो उसमें बहुत सारी इस नौयत की कबातें थी। इसलिए मैंने सोचा कि हम एक ऐसे साहब से बात करें जो एक इंतहाई कलीदी पोजीशन में रहे हैं, फ़्लाइट ऑपरेशंस में, फ़्लाइट मैनेजर ऑपरेशन सेंट्रल में रहे। ये वो पोजीशन है जो कि वॉच डॉग की है, जो कि मनसूबाबंदी से लेके ऑपरेशंस तक ये इस डिपार्टमेंट के लोग इन्वॉल्व होते हैं। और ये एक रिटायर हो चुके हैं सलाउद्दीन गुल साहब हैं जी। और फ़्लाइट कंट्रोलर मैनेजर भी थे और मैनेजर ऑपरेशंस भी थे जी। 4 मुल्कों में इन्होंने खिदमात अंजाम दी और इंतहाई ईमानदार उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये वो साहब हैं कि आज भी 36 साल पीआईए की मुलाजमत के बाद, 4 बैरूनी पोस्टिंग्स के बाद, वो आज भी एक मंजिल के घर में लाहौर में रह रहे हैं और इंतहाई पुरसुकून पुरइत्मीनान ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और हमने जब उनसे बात की, बात करना चाहेंगे अभी उनसे अब करेंगे, तो वो ऐसा लगता है कि उनको इंतहाई अफसोस है, इंतहाई रंजीदा है कि एक ऐसी एयरलाइन जो कि कभी उरूज पे थी किस तरह जवाल का शिकार हुई। इतना ऑनेस्ट हो, रसूल पसंद हो, वो तो ये चीजें देख के उसका तो दिल दुखेगा। जी। तो उसमें हमारे साथ हैं जी सलाउद्दीन गुल साहब हैं जी। और वो चूँकि बड़ी स्ट्रक्चर्ड गुफ्तगू करते हैं तो उन्होंने कहा कि पहले मैं आपको बताऊंगा कि पीआईए है क्या। तो सलाउद्दीन साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। ये बताइए कि पीआईए है क्या, एक आम लोगों के लिए कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे और इसमें यूनियन साजी क्यों हो रही है? देखिए, अब मैं अवामुन नास, साहब इक़्तिदार लोग और पीआईए के इस वक्त जो करता धरता है, मैं उनसे मुखातिब हूँ। पीआईए जो है ये एक हवाबाजी का तजारती इदारा है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको वो अंडर एसेंशियल सर्विसेज एक्ट के नीचे आते हैं, लाजमी सर्विस के नीचे। तो जो यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, तो ये जो अदारा है ये चूँकि लाजमी सर्विस है इनकी स्टाफ की, तो मुझे ये बताइए, यहीं से शुरू कर लेते हैं कि वो अदारा जो लाजमी सर्विस के एक्ट के नीचे है, उसमें ये यूनियन बाजी के कैसे आ गई, यूनियन कैसे बन गई? जो लोअर स्टाफ है उन्होंने भी बना ली, अफसरान ने सासा के नाम से बना ली, पायलटों की भी बन गई, फ्लाइट इंजीनियर्स की भी बन गई, सारी यूनियनें बन गई। सारी मैनेजमेंट को ब्लैकमेल करते थे, अपनी पोस्टिंग्स बाहर कराते थे। ये लोग जो थे ये अफसरान के ड्यूटी रोस्टर बनाते थे। टीए इनका स्वयं यही काम था कि नाजायज़ भर्तियां करवानी है, अपने रिश्तेदारों को भर्ती करवाना है। एक एक फैमिली में से 7-7 बंदे पीआईए में थे। मैं कई ऐसी फैमिलीज को जानता हूं जिनकी पूरी फैमिली पीआईए में थी। फिर टीए करोड़ों रुपए के मैनेजमेंट को ये ब्लैकमेल करते थे, हर मामले में ये मुदाखलत करते थे, यहाँ तक कि अफसरों को, डायरेक्टरों को और क्या कहते हैं ये जनरल मैनेजर्स को पीटा भी गया है। अच्छा सलाउद्दीन साहब, इदारों में अगर कोई बिगाड़ हो तो हुकूमतों का काम ये होता है कि उस बिगाड़ को जो है वो दुरुस्त करें, लेकिन ये जो इन्हतात हम देख रहे हैं एक अरसे से, इसका मतलब ये है कि जो हुकूमतें थी उनका भी जाहिर है कोई ना कोई किरदार तो रहा है। तो गुज़श्ता हुकूमतों का क्या किरदार रहा है पीआईए के इन्हतात के अंदर? सर, ये ज़ियाउल हक साहब जो थे जी, ये जॉर्डन में थे। वहाँ पीआईए का एक मैनेजर था, उससे दोस्ती थी, वो थोड़ा सा और तरक्की उसको दे के तो उसको एमडी लगा दिया पीआईए का। यानी
यानी यहाँ एमडी लगते रहे यारी दोस्ती के ऊपर। ज़ियाउल हक ने एक काम किया, उन्होंने सारा स्टाफ जो था उसको स्क्रूटनाइज किया, उनका रिकॉर्ड चेक किया और तमाम यूनियनों के ऊपर पाबंदी लगाई। अपने दोस्तों को तो वो नवाजते थे, लेकिन ये काम अच्छा उन्होंने किया। उन्होंने तमाम यूनियनों पे मार्शल लॉ रेगुलेशन नंबर 52 लगा के तमाम यूनियनें बैन की और 5000 एम्प्लॉय पायलट से लेके नीचे स्वीपर तक जो यूनियन एक्टिविस्ट थे, जो यूनियन एक्टिविटीज में हिस्सा लेते थे, उन सबको निकाल दिया। ये तो एक फौजी डिक्टेटर का तर्ज अमल था कि उन्होंने अपने एक दोस्त को स्टेशन मैनेजर और एमडी लगा दिया और उसके बाद उन्होंने सियासी बुनियादों पे भर्ती किए गए लोगों को फारिग भी किया। 5,000 साढ़े 5,000 लोग थे। लेकिन ये बताइए कि पीआईए पर जो सियासी रहनुमा थे, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, चाहे आसिफ जरदारी थे, चाहे नवाज शरीफ थे, वो किस अंदाज में असरअंदाज हुए? बेनज़ीर ने क्या किया कि वो जो 5,500 करप्शन में, बदयांती में, धांधली में जो लोग निकाले गए थे यूनियन बाजी में, उन सब को बहाल करके पिछले 8 साल के एरियर दे दिए। लोगों ने एरियर 8 साल के जेब में डाले और भाग गए। उसके बाद बेनज़ीर ने रूरल सिंध से जियालों को प्राइम मिनिस्टर हाउस के लेटर हेड पे उनको अपॉइंट करती थी, करके तो उनको हेड हाउस भेज देती थी। उसमें कई लोग तो ऐसे होते थे जिन्होंने कराची की बत्तियां पहली दफा जिंदगी में देखी। यानी अंग्रेजी तो एक तरफ रह गई, उनको उर्दू भी नहीं आती थी। उनमें से एक साहब थे, जब मैं 80 में नैरोबी में था, एक आदमी था वो जफर साहब, वो बन के आए स्टेशन मैनेजर। इमेजिन, ही वाज फ्रॉम रूरल एरिया। वो अंग्रेजी तो खुजा उर्दू भी नहीं बोल सकते थे, वो बेचारे लेटर नहीं पढ़ सकते थे। बेनज़ीर गई, जनाबे आला मोहतरम नवाज शरीफ साहब आ गए, क्रिकेटर। सबसे बड़ी जो कील ठोंकी गई है इसके ताबूत में, वो नवाज शरीफ ने ओपन स्काई पॉलिसी थी। कोई एयरलाइन जब मर्जी मुंह उठा के पाकिस्तान आ जाए, पैसेंजर ले जाए। तमाम मुल्कों में जो महज़म मुल्क हैं उसमें जो नेशनल कैरियर होता है उसके इंटरेस्ट को देखा जाता है। वो मुल्क जो हैं वो बायलैटरल एग्रीमेंट करते हैं, अगर हमारी 6 फ्लाइटें जाती हैं तो आपकी भी 6 ही आएंगी। तो और साथ में प्राइवेट एयरलाइनों को भी शोषा छोड़ दिया। उससे जो पीआईए को लॉस हुआ है, इकोनॉमिक लॉस, वो आज तक रिकवर नहीं हुआ। कोई पूछे ना इससे। ये एजेंसियां भी थी, यही एजेंसियां थी, यही फौज थी। क्यों नहीं पूछा नवाज शरीफ ने, तुमने ये क्या किया है कौमी इदारे के साथ? मुशर्रफ साहब ने क्या किया? फिर शौकत अजीज को ले आए। शौकत अजीज के आईबीए के दोस्त थे एक, तारिक किरबानी। अब मुझे ये बताएं, एक बंदा तेल बेचता है, उसका एविएशन से क्या तल्लक है? उसको चेयरमैन बना दिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? वो गए तो उसके बाद फिर एक अपना दोस्त था इनका, मुशर्रफ साहब का, इससे पहले चौधरी अहमद सईद, तो वो लग गए थे। अब वो उनका जूतों का कारोबार था, सर्विस इंडस्ट्री वाले। उनका एविएशन तो तल्लक क्या है? यानी जिसका कोई ताल्लुक नहीं था वो इस इदारे में जो है सियासी बुनियादों पर उनको भर्ती किया गया। ये तो आपने जो हुकूमतें आई जो उन्होंने किरदार अदा किया उसके बारे में बताया, लेकिन जो ट्रेड यूनियंस हैं, फिर पालपा है जो पायलट्स की यूनियन है, ज़रा इनके भी बताएं ना कि इन्होंने, इनका क्या किरदार है ये जो कुछ पीआईए के साथ होता रहा इस लूट मार में? उसने जहाज उड़ाना है, उसको तनख्वाह मिलनी है कि उसने कितने आवर्स फ्लाई किए हैं,
उसके हिसाब से उसकी सैलरी आ जाती थी। इन्होंने ये क्या करते थे कि इन्होंने मुआहदे किए पीए के साथ, यानी फोर्सफुली वो कभी गो स्लो कर देना, कभी फ्लाइट डिले होनी शुरू हो जानी, कभी कुछ हो जाना, कभी सिक रिपोर्टें मारनी शुरू कर देनी। वो पता लगा एक फ़्लाइट पे 10-10 सिक रिपोर्ट हो गई हैं। वो कर करा के इनको, जब मैं था उस वक्त 100 आवर्स गारंटीड, चाहे 2 घंटे फ्लाई करे महीने में, इनको 100 घंटे के फ्लाइंग अलाउंस इनको मिलेगा। पाल्पा का जो है, पाल्पा मिसाल के तौर पे एक पायलट था, मुझे पता नहीं नाम लेना चाहिए कि नहीं, वो एमिरेट्स में गया, एमिरेट्स बनाने, वो 737 का कप्तान था। कराची आया, उसके बैग में से सोना निकला कोई 5-6 किलो। पाल्पा पीछे खड़ी हो गई, जी इसको तो आप कुछ कह नहीं सकते, भी इसका है नहीं। अक्सर पायलट पकड़े जाते थे बाहर, मुख्तलिफ हरकतों में पकड़े जाते थे, पाल्पा आके बचा लेती थी। पाल्पा का काम ही ये था कि जो गलत कर रहे हैं, जो सही कर रहे हैं, उनके पीछे आके खड़े हो जाना। अच्छा, बड़ी बदकिस्मती की बात थी कि जो जमात आई उन्होंने अपनी एक यूनियन खड़ी कर दी। प्यासी थी वो, जब जमात इस्लामी बहुत करीब थी जनरल ज़िया-उल हक के, तो उस वक्त एक प्यासी ट्रेड यूनियन बन गई। फिर जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वज़ीर आज़म बनी, पीपल्स लीग बन गई। फिर जब नवाज शरीफ साहब आए तो उस वक्त फिर एक एयर लीग बन गई। पायलट्स की एसोसिएशन उसके बिल्कुल पैरेलल थी। इसका मतलब है कि ट्रेड यूनियंस ने अपना बड़ा भरपूर किरदार अदा किया इस एयरलाइन के मामलात को बिगाड़ने में। अब ये बताइए कि पीआईए का तो अपना एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी है, और जिसका बुनियादी काम होता है गाइडेंस देना, स्ट्रेटेजिक गाइडेंस देना, मामलात को दुरुस्त सिमत में चलाना। तो ये बोर्ड जो था किस हद तक मुअस्सर था अपने इस बुनियादी काम में, और इसमें क्या फ़िज़ाई उमूर से मुताल्लिक़ माहिरीन शामिल होते हैं? वो अपने चहेतों को, दोस्तों को लगाते थे। अगर मैं आपको ये बता दूं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो डायरेक्टर है उसके पक्ष क्या है, तो शायद बेहोशी हो जाए। उनके लिए हर पीसी में कमरा बुक होता था, पीसी होटल में, और वो जो डायरेक्टर होते थे वो घर को छोड़ के तो वो पीसी होटल में जाके रहते थे। को खाना भी मिलता था पीआई के खर्चे पे, गाड़ी भी मिलती थी, कमरा भी मिलता था, फ्री टिकट। उनका एविएशन से किसी गवर्नमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एविएशन से सिरे से कोई तल्लक नहीं था। माफ कीजिएगा मैं यहाँ बात करने लगा हूँ। ये सर्विसेज जो हमारी हैं, जैसे एयरफोर्स है, आर्मी है, ये नेवी है, इसमें से देखा गया कि एयरफोर्स से कोई एयर मार्शल साहब आके लगते हैं। देर आर एक्सेप्शन ऑलवेज। असर खान साहब को, नूर खान साहब को, इनको छोड़ के आप देखें, इनकी ड्यूटी का जो प्रोटोकॉल होता है जब ये सर्विस में होते हैं वो अलग है। सिविल अदारे में प्रोटोकॉल सर्विस का अलग है, और ये तो ये वो फौजी अदारे हैं, ये कमर्शियल अदारा है, ये इन्होंने तिजारत करनी है। तो अभी ये बताइए कि जो पीआईए की बेहतरी के लिए अब फिर क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए जो नई इंतज़ामिया उसको? उम्मीद है कि ये जो अरशद मलिक आया है ये सेंसिटिविटी जो है सिचुएशन की उसको समझता है। इसको फौरी तौर पे कुछ ऐसे स्टेप लेने चाहिए कि जिससे ये लाइन जो है दोबारा पाँव पे खड़ी हो सकती है। कोई सदर साहब से कह के कोई एमरजेंसी एक्ट के तहत इनकी यूनियनों को बैन करें। बैन करने के बाद जो स्टाफ है, यानी कैन यू इमेजिन इस वक्त जो हमारे जहाज चल रहे हैं वो एयरक्राफ्ट रेशो विद वन एयरक्राफ्ट 800 कुछ लोग एम्प्लॉइज हैं। मैं हमेशा कहता था जितने सर्विस में रहा कि मिनट बनाने बंद करो, रूल रेगुलेशन बना दो, ताकि मिनट वहां बनता है जहां रूल रेगुलेशन ना हो। जहां आपने फाइनेंशियल इरेगुलरिटी करनी हो, किसी को नवाजना हो, तो मिनट बनेगा।
मिनट के ऊपर। बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन गुल साहब। इम्तियाज़ साहब, ये जिस किस्म की उन्होंने इंकिशाफात और जो बातें बताई, इंसान सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये क्या होता रहा है हमारे इदारों के साथ। यानी जो हुकूमत आई वो अपने लोगों को नवाजती रही, सियासत की नज़र कर दिया इदारों को। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो यूनियंस हैं, ट्रेड यूनियन हो या पालपा हो, ये तो ब्लैकमेलर्स हैं। हर गलत काम को ये सपोर्ट करते हैं, पीछे आके खड़े, जैसे उन्होंने कहा। तो सलाउद्दीन साहब ने ये बताया। ये बाकी दुनिया में भी होता है क्या? उसमें इनसे मेरी जब अलग से गुफ्तगू हो रही थी तो मैं तो सर पकड़ के रह गया। वो इसलिए कि ये बता रहे थे कि दुबई, सऊदीया और लंदन में PIA के अपने होटल या गेस्ट हाउसेस हैं। ठीक। तो वो गेस्ट हाउसेस पाकिस्तान से जितने भी मेहमान जा रहे हैं, आप चले जाएं, मैं चला जाऊं, हमारी फैमिली चली जाए, अगर हम PIA में किसी को जानते हैं तो उनकी खिदमत में वज़रा, मुशीर, सेक्रेटरीज उनकी खिदमत करते थे। अच्छा। दुबई और सऊदीया में एक एक दर्जन गाड़ियां थीं जो PIA के खर्चे से चलती थीं उन लोगों के लिए जो वहाँ पे उम्रा करने जाते थे, जो हज करने जाते थे। आप तसव्वुर करें कि एक साबिक वज़ीर आज़म ने PIA के खर्चे से एक बोइंग ख़रीदा 737। अच्छा। और वो चूँकि क्रिकेट खेलने के शौकीन थे, जी जी, लाहौर जिमखाना में, तो वो जहाज़, हवाई जहाज़ जो था उसके लिए मुख्तस था। अच्छा। बदकिस्मती से मैंने भी एक मरतबा उस तैयारे पे सफ़र किया था वज़ीर आज़म साहब के साथ, लेकिन वो कर्जे पे लिया गया था। वो कर्जा 10 साल बाद तक लौटाया जाता रहा। ज़ाती इस्तेमाल के लिए, ज़ाती इस्तेमाल के लिए चले, वो कह रहे थे कि जी मैं तो वज़ीर आज़म हूँ, मेरा इस्तेहकाक है। तो वो कर्जा कितने $1 मिलियन, 40 से 50 मिलियन डॉलर का था। वो कई साल तक वो अदा नहीं हो सके क्योंकि PIA तो कर्जे में थी पहले से ही। तो सबसे खौफनाक बात क्या थी जो सलाउद्दीन साहब ने बताया कि ऐसे हज़ारों लोग जो कि अंदरून सिंध से आए और महज वो वज़ीर आज़म के लेटर हेड पे एक सिफारिश आती थी। अच्छा। और उनको रख लिया जाता था। आप तसव्वुर करें कि इस किस्म के जब लोग अगर एक एयरलाइन में आएंगे, जो उन्होंने बताया कि 800 से ज़्यादा फ़ी तैयारा रेशो है, अब हो चुके हैं क्योंकि हमारे कुछ तैयारे ग्राउंड हो चुके हैं, तो अब एयरलाइन खसारे में नहीं जाएगी तो क्या होगा? जाहिर है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि बड़ा एक अच्छा मौका है। और जैसे उन्होंने ये बताया कि पायलट्स, इन्होंने तो एक वाक़या सुनाया है कि किस तरह वो सोने की स्मगलिंग के इल्ज़ाम के बावजूद, बल्कि सोना बरामद होने के बावजूद पालपा ने पायलट को छुड़ा लिया। लेकिन इसके बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं जिसका जिक्र यूरोपियन यूनियन की जो एयर स्पेस एजेंसी है, जिन्हें पहले पाबंदी लगाई थी, उन्होंने 3 साल पहले ये शिकायतें शुरू कर दी थी पायलटों के हवाले से, क्रू के हवाले से। लेकिन हर चीज़ को यहाँ पे हशप कर दिया जाता है, उस पर पर्दा डाल दिया जाता है। तादीबी कार्रवाई किसी के ख़िलाफ़ नहीं हो पाती क्योंकि 5 यूनियंस हैं वहाँ पे। तो अब बुनियादी बात ये थी कि PIA में एहतिसाब की कमी थी, अभी भी कमी है। तो लिहाजा एक हंगामी कवानीन के तहत मैं समझता हूँ जब तक अगर ना किया गया काम, जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को गैर सियासी ना किया गया, जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोड ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस के ताबे ना किया गया, जब तक सरकारी दो अफसरों को और दोस्त अहबाब को इससे अलहदा ना किया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, ठीक हो सकते हैं। और जब तक इस बोर्ड को मुकम्मल खुद मुख्तार ना किया गया, उस वक्त तक इस एयरलाइन का दोबारा अपने पाँव पे खड़ा होना बहुत मुश्किल होगा। और अल्लाह करे कि अभी अब तो इमेज की भी बात है ना, कि इमेज की, और ये देखें ना जो जिस नौयत के सर्टिफिकेट्स वगैरह लेके आए हैं, ये एक और बहस है। लेकिन इसकी बुनियाद वो शिकायतें थी जो कि यूरोपियन एजेंसी की तरफ से पाकिस्तान को मिलती रही हैं और जिसका अभी तक किसी को पता नहीं था। ये 2017 से सिलसिला शुरू था। और कई स्मगलिंग के भी इसमें मामला जो क्रू से जो रिलेटेड होते थे, मोबाइल फ़ोन्स की और इस किस्म की चीज़ें जो हैं वक्तन फ़वक्तन हम सुनते रहे हैं। और ये एक सिलसिला है, आप देखिए नाज़रीन, कि ये साल हर साल से चल रहा है और अब जाके ये इस नौबत पे पहुँचा है कि आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। एक ब्रेक हमें यहाँ लेना है नाज़रीन, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो जो एक नई डिबेट शुरू हो चुकी है, एक नया मुहिम्मा खड़ा हो गया ज़हर बलोच JIT के मामले पर। दो JITs हैं, कौन सी सही है कौन सी गलत है, और अब ये रिजॉल्व कैसे होगा ये मामला, इस पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़ियादत में कोरोना के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए पुरअज़म हैं।
कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मौसर इकदाम के मुस्बत नतीजे सामने आ रहे हैं। मैं कोरोना से बचाव की मुहिम में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, ज़िली इंतज़ामिया, पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों और फ्रंट लाइन पर खिदमात सर अंजाम देने वाले तमाम अफराद को सलाम पेश करता हूँ। मैं ख़ास तौर पर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC के क़याम को कौमी खिदमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ ये महज ड्यूटी नहीं कर रहे बल्कि कौम की खिदमत कर रहे हैं। मेरी अपील है माशरे का हर फर्द कोरोना के ख़ात्मे के लिए अपनी समाजी ज़िम्मेदारियाँ भरपूर तरीके से निभाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, उज़ैर बलोच JIT बिल आखिर जो है वो सामने आई। बहुत ज़्यादा ज़ोर देना पड़ा हुकूमत के ऊपर, सिंध हुकूमत के ऊपर, बिल आखिर उसको अदालत के कहने पर इसे पब्लिश करना पड़ा। सनसनीखेज़ इंकशाफात इसमें किए गए हैं इस JIT में, लेकिन हुआ ये है कि फौरी तौर पर एक नया मुहिम्मा खड़ा हो गया, क्योंकि एक JIT जो सिंध हुकूमत ने जारी की उसके फौरी बाद अली जैदी साहब जो अदालत इससे पहले जो है वो जाते रहे और वो बहुत ज़्यादा पीछे पड़े रहे कि सिंध हुकूमत जो है इस JIT को सामने लेकर आए, और उन्होंने अगले ही दिन ये कहा कि ये जो JIT है तो नामुकम्मल है जो सिंध हुकूमत ने जारी की, और असल JIT वो है जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रहा हूँ। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो JIT दिखाई भी। वो ये कहते हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम हैं जो कि पहली वाली JIT जो सिंध हुकूमत ने दिखाई है उसमें से निकाल दिए गए हैं, और वो ये कहते हैं अब दोनों जो JITs हैं नाज़रीन उसके ऊपर दस्तखत मौजूद हैं उन इदारों के जो कि इस तहकीक में शामिल थी। 6 इदारों के दस्तखत जो है वो सिंध हुकूमत वाली JIT पर हैं, 4 इदारों के दस्तखत जो है वो अली जैदी साहब की जारी करदा जो JIT रिपोर्ट है उसके ऊपर मौजूद है। अब ये एक अजीब सा मुहिम्मा है, और अली जैदी साहब कहते हैं कि जी मैं अदालत से, चीफ जस्टिस साहब से ये अपील करता हूँ कि वो खुद नोटिस लें, वरना मैं खुद बतौर पिटिशनर के अदालत चला जाऊँगा। अब हमने देखना ये कि मामला जो है ये किस तरह से रिजॉल्व होता है। इस पर इस वक्त हमारे साथ माहिर कानून शाखावर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और इम्तियाज साहब मेरे ख्याल में उन्हीं से आगाज़ कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया शाखावर साहब आपके वक्त के लिए। शाह साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि इस पर आपकी क्या ओपिनियन। एक तो ये है कि वजीर आजम खान इमरान खान साहब जो हैं उनके मातहत जो इदारे हैं वो उनसे पूछ लें, क्या ये उनकी सवाबदीद है, क्या ये ऑप्शन बेहतर है कि वो इस मुहिम्मे को हल करें और उनसे पूछें कि भाई दो JITs के ऊपर, रिपोर्ट्स के ऊपर उन्होंने कैसे दस्तखत कर दिए, सिंध हुकूमत वाली अगर गलत है तो उस पर कैसे दस्तखत कर दिए, या फिर ये अदालत ही के पास जाना चाहिए और अदालत ही इस मामले को देखेगी। देखिए, बात ये है कि ये जो अभी बहस हो रही है, मैं समझता हूँ कि ये लोग, हमारे अवाम जो है इस वक्त बिल्कुल कंफ्यूजन का शिकार है। चूंकि अली जैदी साहब ने जो एक JIT रिपोर्ट जो उन्होंने जिस पे रिलाई कर रहे हैं और उसको उन्होंने शो किया और उसकी बेसिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके कॉन्ट्ररी एक व्यू आ गया गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, ये वो जो है वो मुकम्मल JIT रिपोर्ट नहीं है, वो कुछ और बता रहे हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि सिवाय इसके कि अवाम जो है वो कंफ्यूज है, एक आम आदमी जो है वो एक बेयकीनी का शिकार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जैसे अली जैदी साहब ने कहा और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये अपील की कि इसकी जो है सुओ मोटो एक्शन लें और इसकी हकीकत के जानने के लिए जो है वो एक्शन लें। अगर वो नहीं लेते तो मैं खुद चला जाऊंगा। देखिए, बात ये है कि ये जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अंडर आर्टिकल 184(3), वो ठीक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो किसी भी इशू का जो है वो सुओ मोटो एक्शन ले सकते हैं, खुद एक्शन ले सकते हैं, जिसका ताल्लुक जो है वो लोगों के बुनियादी हकूक और जिसका अवाम नास से ताल्लुक हो। तो इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स हैं कि जिसमें अवाम के जो आइन में दिए गए बुनियादी हकूक हैं उनका अवाम नास से कोई ताल्लुक होगा तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले का नोटिस ले सकती है। लेकिन जहां पे इस तरह की कंट्रोवर्सी हो, इस तरह का तनाज़ा हो जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी फैक्चुअल कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ सकती, किसी हकायक के तनाज़े में नहीं पड़ सकती, उसके सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो सीधी सीधी कोई एक चीज ऐसे देख सकती है कि कोई भी स्टेट फंक्शनरी जो है वो लोगों के बुनियादी हकूक जिसका ताल्लुक
मुफाद आमा से है, तो ऐसी कोई उनके सामने सूरत हाल जाए वो पिटीशन की सूरत में या उसका तो एक्शन ले सकते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस तनाज़े को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो ले और उसमें फिर दोनों तरफ से एविडेंस सामने आए और उस यानी आप जो मुझे समझ आई इम्तियाज साहब, क्योंकि ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि अदालत नहीं ले सकती है, नहीं लेना चाहिए अदालत को। जो आई डोंट नो, अब आप इसकी वजाहत करें जरा काइंडली। जी, वो कुछ ऐसी बात क्यों? बुनियादी तौर पे वो यही कह रहे हैं कि अब जब तक आम शहरियों के बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक जुरिस्डिक्शन साबित नहीं होगी, उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट इसको टच नहीं कर सकती। लेकिन उनसे हम ये भी पूछना चाह रहे हैं कि चाहे वो 4 दस्तखतों वाली GIT रिपोर्ट है, चाहे 6 दस्तखतों वाली है, तो उम्मीद है कि हमारी लाइन उनसे अगर दोबारा मिल जाए तो बुनियादी सवाल ये उठता है कि कतई नज़र इसके कि ये कौन सी वाली रिपोर्ट है और आया उसमें किस में गड़बड़ हुई है, वो कौन सी कदर मुश्तरक है, वो कौन सी मुश्तरका बातें हैं जो दोनों रिपोर्टों में मौजूद हैं, और आया वो फिर काबिल ताज़ीर जुर्म है कि नहीं, क्रिमिनल ऑफेंसेस वो हैं कि नहीं। और जैसे उन्होंने एक कदर मुश्तरक तो है कि 198 कत्ल किए हुए हैं, बिल्कुल दोनों रिपोर्ट्स में। दूसरे फिर भत्ताखोरी, फिर डाका, आतिशजनी के वाक़या, जो बल्दिया फैक्ट्री वाला मामला है, ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिसका ज़िक्र दोनों में मौजूद है। तो आया हम एक और जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसकी तरह इसमें फंसे रहेंगे कि आपको ये किन ज़राए से ये हासिल हुई और ये इस पे दस्तखत हैं कि नहीं हैं। 2 रिपोर्टों में अगर मवाद एक ही जैसा है। हमारे साथ हैं चलें, शाह साहब वापस आ गए आप? जी। अच्छा, मैं आप तो माशाल्लाह चूँकि कानूनदान है, हमें आपकी कई बातें समझ भी नहीं आती हैं और बड़ा गौर करना पड़ता है। एक मैं आम लोगों के लिए, उनकी तालीम के लिए मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये तनाज़ा कि कौन सी रिपोर्ट असली है वो अपनी जगह, लेकिन जी ये बताइए कि वो कौन सी बातें हैं जो कि, या कौन से हक़ाइक़ हैं जो दोनों रिपोर्टों में मुश्तरक हैं, यानी दस्तखतों वाली रिपोर्ट और 4 दस्तखतों वाली और 6 दस्तखतों वाली रिपोर्ट, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें मुश्तरक हैं जो कि बज़ाहिर वो सारे क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं। देखिए इम्तियाज़ साहब, मैं आपको एक बात बताऊं लोगों की कंजम्पशन के लिए बड़े सिंपल अल्फाज में। ये जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है ये बनी थी 2016 में, और जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है, जो इकबाली बयान है दफ़ा 164 का, वो ज़ाहिर बलोच साहब से जो मंसूब किया गया है, वो भी 2016 में जो है वो रिकॉर्ड किया गया। अब कौन सी रिपोर्ट ठीक है, कौन सी गलत है, ये तो मैं समझता हूँ इसका जो असल फोरम है वो अदालत है जहाँ पे ये मुकदमा ज़ेर तजवीज़ है। देखिए, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है या मुश्तरका तहकीकाती टीम जो है, ये एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत बनती है कि जिसके खिलाफ कभी एंटी टेररिज्म एक्ट के खिलाफ किसी बंदे के खिलाफ मुकदमा चल रहा हो, तो उसमें एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जिसमें पुलिस अफसरान, जिसमें इंटेलिजेंस के लोग और बड़े हाई लेवल की एक इन्वेस्टिगेशन होती है, उसकी बेसिस के ऊपर एक चालान जो है वो बनता है जो कि अदालत में जाता है। तो अब देखना ये है कि ये जो चालान जिस बेसिस पे बना है वो कौन सी GIT की रिपोर्ट है, और उसका रिकॉर्ड जो है वो एंटी टेररिज्म कोर्ट में है जहां पे ये मुकदमा चल रहा है। उसकी कॉपी जो है वो कोई भी ले सकता है। देखिए, जब एक चालान चला जाता है किसी भी अदालत में तो वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी ने अगर ये देखना है कि ये जो 2 रिपोर्ट्स जो हैं जिसके बारे में तनाज़ा है, हुकूमत सिंध जो है वो कुछ कहती है, अली जैदी साहब कुछ कहते हैं, तो इसका रिकॉर्ड जो है वो या सिंध गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की कोई भी रिपोर्ट है वो सिंध के प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के पास होगी असल, और उसी की बेसिस के ऊपर एक चालान जो है वो सबमिट हुआ हुआ है, जो फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है वो अदालत में है। तो अगर किसी ने देखना है तो वहां से उसकी तस्दीक शुदा नकल ली जा सकती है। अब उसकी दूसरी चीज ये है कि वैसे ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की नॉर्मल रिपोर्ट्स ओपन नहीं की जाती, लेकिन चूंकि इसके बारे में एक आईनी दरखास्त आई थी और मुअज़्ज़ज़ सिंध हाई कोर्ट ने
इसको पब्लिक करने का ऑर्डर कर दिया है। तो जब पब्लिक करने का ऑर्डर कर दे तो उसकी दो सूरतें होती हैं कि क्या उसके पब्लिक करने से वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है या नहीं बनता। पब्लिक डॉक्यूमेंट वो होता है कि जिसकी आप तस्दीक शुदा नकल ले सकते हैं। दूसरी सूरत में ये होता है कि अगर उसको पब्लिक कर दिया गया है तो फिर जो सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट है उसके फैसले के नतीजे में इस रिपोर्ट को पब्लिक लाइब्रेरी में, गवर्नमेंट की लाइब्रेरी में रख दिया जाए और कोई भी बंदा अगर उसका मुताला करना चाहता है तो वो लाइब्रेरियन को दरखास्त दे के, इजाजत लेके उसको देख सकता है, उसको पढ़ सकता है, उसके नोट्स ले सकता है, लेकिन उसकी तस्दीक शुदा नकल नहीं ली जा सकती। अब ये देखना है कि क्या सिंध हाई कोर्ट ने उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट डिक्लेयर किया है। अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट डिक्लेयर किया है तो उसकी तो तस्दीक शुदा नकल कोई भी ज़ाब्ते की कार्रवाई करने के बाद कर सकता है। लेकिन अगर और फिर ये भी तय हो सकता है कि सही कौन सी है, गलत कौन सी है, जो मैं आपको बता। जी मुख्तसरन बताइएगा, वक्त हमारे पास बहुत कम है शाह खबर साहब। जी जी देखिए, मैं ये कहता हूँ कि ये जो भी रिपोर्ट है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, ये उस मुतलका इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पड़ी होगी जिसमें ये मुकदमा तजवीज़ है, जिसमें उज़ैर बलोच साहब मुल्ज़म हैं। वहां पे जो रिपोर्ट है वो ऑथेंटिक रिपोर्ट, वहां से ये रिपोर्ट जो है, इसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो जानी जा सकती है। बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब आपके वक्त के लिए। इम्तियाज़ गुल साहब, अब ये है कि अदालत, वो ये कहते हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है जहाँ पे ये केस जो है ये शुरू हुआ था, वहाँ पे ये मौजूद होगी और वहाँ से ये हासिल की जा सकती है। लेकिन अब अगर अदालत भी नहीं लेती है इसका नोटिस और वज़ीर आज़म साहब भी नहीं करते हैं, तो फिर उसके बाद ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि ये सारा का सारा जो मामला है, अगर ये मशकूक हो जाता है, 198 अफराद का के कत्ल का ये मामला है, तो फिर इंसाफ कैसे मिलेगा? सिर्फ 198 तो नहीं है ना, अगर बल्दिया फैक्ट्री को शामिल कर लें तो 275 लोग थे उसमें जो जल गए थे, जिंदा जल गए थे। अगर सारी JIT रिपोर्ट देखिए, शाह खावर साहब का अपना एक कानूनी नुक्ता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे असल जो रिपोर्ट है वो गई थी महकमा दाखिला, अच्छा, होम डिपार्टमेंट। वो सारी होम डिपार्टमेंट की तहवील में चली जाती हैं इस नौयत की तमाम रिपोर्टें। ठीक है। अब इन दिनों जो ये 4 दस्तखत और 6 दस्तखत का जो झगड़ा पैदा हुआ, उस हवाले से कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पे ये पीपल्स पार्टी को किसी समझौते पे मजबूर करने के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है मखसूस हलकों की तरफ से। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो 2016 में उज़ैर बलोच ने बयान दिया था, उस वक्त दिया जब वो अस्पताल में ज़ेर इलाज था। ठीक। और उसमें उसने बड़े बड़े नाम लिए थे उस दौरान, क्योंकि वक्तन फवक्तन इंटरोगेशन होती थी। ठीक। और उसमें चाहे वो सिंध के कुछ लोग थे या मरकज़ में कुछ लोग थे, उनके नाम लिए और इसके साथ ये एतराफ़ात भी किए कि जो मुख्तलिफ उसने वारदातें की, जराइम जो किए। ठीक। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि चूँकि रिपोर्ट जाती है महकमा दाखिला की तरफ, वहाँ पे जब गई है तो कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि जो सिंध हुकूमत की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसमें जो 2 दस्तखत हैं, वो हमारी इन्फॉर्मेशन ये है, एक साहब जिनके दस्तखत दिखाए गए हैं वो उस वक्त मुल्क में मौजूद ही नहीं थे। अच्छा। वो अमेरिका में थे। दूसरे साहब जो थे वो एक अपना सीनियर मैनेजमेंट कोर्स कर रहे थे, वो लाहौर में थे। अच्छा। तो इस वजह से जो अली जैदी के पास रिपोर्ट है वो 4 दस्तखतों वाली वही रिपोर्ट है, क्योंकि 2 लोग मौजूद नहीं थे। अब वो जो दस्तखत आए हैं, अब मुझे बार-बार तायुन किया जाएगा कि वो दस्तखत जो है असली हैं या जाली। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि ये तायुन जल्द अज जल्द हो, ताकि ये जो मामला है ये आगे बढ़े और जो लोग जो हैं वो इसमें मुलविस हैं, वो उज़ैर बलोच हो या जो भी इसके पीछे थे सहूलतकार हो, उन सबको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इम्तियाज़ साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर इंदिया दिया है काबीना में तब्दीली का, और पहले भी हमने देखा है कि रद्द-बदल जो है वो होते रहे हैं और मिनिस्टर्स चेंज होते रहे। इसका एक जो मुस्बत पहलू है तो ये है कि कारकर्दगी ठीक नहीं है तो घर जाए वज़ीर,
और वो शुरू से ये कहते रहे हैं कि जिसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी उसे घर जाना होगा, लेकिन साथ साथ फिर और भी सवालात उठते हैं कि मिनिस्ट्री जो है वो कैसे चलेगी, उसकी परफॉर्मेंस कैसे अच्छी हो सकती है जब मिनिस्टर जो है वो बार बार इतना फ्रीक्वेंटली तब्दील हो जाए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर आए थे, पीटीआई बरसर इक़्तिदार 5 साल के लिए आई, तो इस लिहाज से ख्याल ये था कि ये 5 रोज़ा टेस्ट की तरह खेला जाएगा, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, उन्होंने कोशिश की है कि वन डे की तरह हुकूमत करें। सही। क्योंकि उनके अंदर एक शदीद ख्वाहिश है कि किस तरीके से इस्लाहात का अमल शुरू किया जाए पाकिस्तान में। लेकिन जो तवक्कुआत उन्होंने वाबस्ता की हैं अपने वज़ीरों से, वो इसलिए पूरी नहीं हो पा रही हैं कि वज़ीर टोटली मुनहसर हैं एक ऐसे निज़ाम पे जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग पे चलता है, जिसका जिक्र सलाउद्दीन गुल साहब ने भी किया कि मैंने इन लोगों से कहा कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग छोड़ो, रेगुलेशंस बनाओ। तो जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है अंग्रेज़ सरकार का छोड़ा हुआ पुराना निज़ाम है, और जब मिनट्स होते हैं, आप यकीन करें कि मिनट्स पहले तैयार होते हैं, पता नहीं 10 दफ़ा वो ड्राफ्ट तैयार होता है, उसके बाद वो वज़ीर के सेक्रेटरी के पास जाते हैं, फिर वज़ीर के पास, और जो मुतल्लिका वजारतों में जब जो मुतल्लिका लोग होते हैं, बाज़ औक़ात इसमें 6-6 महीने लग जाते हैं। यानी वो जब सर्कुलेट कर रहे हैं, जब किसी मामले पे एक कंप्रोमाइज़ हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसमें कई महीने गुजर चुके होते हैं। तो लिहाजा लगता यह है कि इस निज़ाम की वजह से वज़ीर आज़म बहुत वो फ्रस्ट्रेटेड लगते हैं, और उनकी शदीद ख्वाहिश है कि किस तरीके से लोगों को नज़र आए कि काम हो रहा है। हालांकि अगर कोविड के मामले में देखें तो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान की कारकर्दी कंपैरेटिवली जी बिल्कुल, जो हमारा NCOC है, जो हमने मैकेनिज़्म बनाया, उसकी वजह से बहुत अच्छा काम हुआ। उसके अलावा एहसास प्रोग्राम के तहत बहुत अच्छा जो गरीब लोगों तक जो चंद हज़ार 10-12 हज़ार रुपये की इमदाद थी वो पहुंची, बड़े बर वक्त पहुंची, और ये भी एक पैशन है वज़ीर आज़म का। तो उन्हें थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि आया मौजूदा जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, जो निज़ाम है, उसके तहत रह के क्या जो वज़रा से उनकी तवक्कुआत हैं वो जायज़ हैं। मैं नहीं समझता कि इस तरह है। उनको थोड़ा सा जो निज़ाम है उसको भी हिलाना होगा, और जब तक वो निज़ाम को नहीं हिलाएंगे, जब तक दूररस नौयत की इस्लाहात नहीं होंगी। अच्छा, इसमें तनकीद करने वालों के पास ना बड़ा कुछ आ जाता है इस तरह की सूरत हाल में। वो ये कहते हैं कि जी वो तो टीम लेके आए थे और ये तो उनकी टीम के लोग हैं, असद उमर साहब को देख लें या ऐसे और बहुत से लोग, तो क्या फिर उनकी चॉइस गलत है? फिर वो जिन लोगों को लाए वो पहले से उनको पता था कि ये काम करेंगे, तो बड़े दावे करते थे। देखिए, कतई नज़र इसके कि चॉइस उनकी ठीक है या गलत है, मसला हमारे निज़ाम का है, जो हमारा गवर्नेंस निज़ाम है, जिसको प्लानिंग कमीशन रजीम कहते हैं, और वो अंग्रेज़ के ज़माने की है। तो जब तक वो प्लानिंग कमीशन रजीम तब्दील नहीं होगी, जब तक हमने जो गुज़श्ता सेगमेंट में बात की PIA के हवाले से कि जब तक आप सियासत और गवर्नेंस को अलग नहीं करेंगे, जब तक आप प्रोफेशनल्स को हवाले नहीं करेंगे ज़िम्मेदारियाँ, उस वक्त तक बड़ा मुश्किल होगा वजारतों के लिए। और ये बिल्कुल एक जायज़ वैसे ख्वाहिश है वज़ीर आज़म, क्योंकि 12 लोगों को इनके पार्टी को 5 साल के बाद वोटर्स के पास वापस जाना है। तो वो ये चाहते होंगे कि जब वो इलेक्शन कैंपेन में जाएं तो कुछ दिखाने के हो कि जी हमने आपके लिए ये किया। तो शायद इस वजह से वो थोड़े से इम्पेशेंट हो रहे हैं वज़ीर आज़म, वो फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं। लेकिन कहते हैं पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। चलिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम भी उम्मीद रखते हैं, लेकिन ये जो बार बार इस तरह की बातें होती हैं, अब भी ये कहा जा रहा है कि तब्दीली जो है वो हम देख सकते हैं काबीना के अंदर। लेट्स सी कि वो कौन सी वजारतें हैं जो शायद दोबारा से तब्दील होंगी। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। मिशल बुखारी और इम्तियाज़ गुल साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी कुछ नए मौज़ूआत के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।